Hello, everyone, and welcome to the 22nd day of this wonderful series of A to Z of English Grammar. और आज हम करने वाले हैं 3 टॉपिक्स पे बातचीत। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रेजेंटली वर्ड से रिलेटेड, और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा वर्ड प्रिंसिपल से रिलेटेड, और तीसरा और लास्ट टॉपिक रहेगा से और टेल से रिलेटेड। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो हम सबसे पहले प्रेजेंटली वर्ड के यूज़ को समझ लेते हैं। हम इसे कुछ पिक्चर्स और सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं, और यहाँ देखते हैं हम इस तरीके से प्रेजेंटली को एक बार यहाँ मिड पोजीशन में हमने लिखा है, और यहाँ पे प्रेजेंटली को हमने लिखा है एंड पोजीशन पे। तो दोनों में क्या होता है, भाव चेंज हो जाता है। ये बहुत ही बड़ी बात है अगर आप इसे समझे। एक प्रेजेंटली मैंने लिखा है मिड पोजीशन पे, और एक प्रेजेंटली को हमने लिखा है एंड पोजीशन में। और देखिए ये पोजीशन जो है वो अलग अलग भाव देती है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अलग अलग भाव देने वाले ये वर्ड्स जो हैं वो अलग अलग पोजीशंस लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो मिड पोजीशन है, मिड पोजीशन से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए कि ऑक्सिलरी एंड आपकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है, तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम प्रेजेंटली लगाते हैं। या सिंपल इज एम आर है तो हम इज एम आर के बाद उसे यूज करते हैं। ये मिड पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां हम देखते हैं पहले ये मिड पोजीशन से रिलेटेड प्रेजेंटली को। जब मैं लिखता हूं ही इज प्रेजेंटली टेकिंग रेस्ट, तो यहां मिड पोजीशन में प्रेजेंटली मैंने यूज किया है, और इस प्रेजेंटली का मतलब जो है वो क्या है, वो नाउ से मतलब है, एट प्रेजेंट से मतलब है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ही इज नाउ टेकिंग रेस्ट। तो जब मैं नाउ या एट प्रेजेंट कहना चाहता हूं तो उसकी पोजीशन भी क्या होगी, उसकी पोजीशन मिड पोजीशन होगी। जैसे हमने लिखा है इज टेकिंग है, तो यहां ऑक्सिलरी के बाद हमने जो है प्रेजेंटली को यूज किया है, ही इज प्रेजेंटली टेकिंग रेस्ट। और यहां लिखा है 3 of the 10 boats are presently being repaired, means 3 of the 10 boats are एट प्रेजेंट बीइंग रिपेयर्ड या नाउ बीइंग रिपेयर्ड। तो जब इसका मतलब नाउ से है, जब इसका मतलब एट प्रेजेंट से है, तो इसकी पोजीशन भी क्या होगी, मिड पोजीशन होती है। और इसी तरीके से हम एंड पोजीशन की बात भी कर लेते हैं। यहां देखिए, यहां लिखा है ही विल रीच देयर प्रेजेंटली, या फिर वी विल बी लिविंग प्रेजेंटली। तो यहां प्रेजेंटली का मतलब नाउ से नहीं होता है, यहां नाउ से मतलब नहीं है, नॉट नाउ। इसका मतलब होता है सून से, लेटर से, आफ्टर अ शॉर्ट टाइम इन द फ्यूचर से होता है। सून से हो सकता है, आफ्टर अ शॉर्ट टाइम इन द फ्यूचर से हो सकता है, लेटर से हो सकता है। नाउ से यहां पे मतलब नहीं होता है। जब मैं कहता हूं ही विल रीच देयर प्रेजेंटली, तो मैं कहना चाहता हूं ही विल रीच देयर सून। तो ही विल रीच देयर नाउ से मतलब नहीं है, ही विल रीच देयर सून से मतलब है। तो देखिए, जब हमने पहले मिड पोजीशन की बात की थी उसका मतलब था नाउ, या उसका मतलब था एट प्रेजेंट। और यहां जो मतलब निकल के आ रहा है वो क्या है, वो है सून से, या मैं कहूं थोड़ी देर बाद से हो सकता है इसका मतलब। तो दोनों ही मतलब में अंतर है। ये ट्रेडिशनल यूज है जनरली प्रेजेंटली का, जो हम पहले करते आ रहे थे। और ये देखिए यहां लिखा है वी विल बी लिविंग प्रेजेंटली, मीन्स वी विल बी लिविंग सून कह सकते हो, या वी विल बी लिविंग आफ्टर अ शॉर्ट टाइम इन द फ्यूचर कह सकते हो, थोड़ी देर बाद इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब नाउ से जो है वो नहीं होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा कि प्रेजेंटली का मतलब जब नाउ है, या प्रेजेंटली का मतलब जब एट प्रेजेंट है, वो जो उसकी पोजीशन होती है वो मिड पोजीशन होती है। और अगर प्रेजेंटली का मतलब सून से है या फिर थोड़ी देर बाद से है, तब क्या होता है, प्रेजेंटली एंड पोजीशन पे लिखा जाता है। अब हम इन 2 वर्ड्स को और देख लेते हैं, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। बोलने में एक जैसे हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन इनका एक जैसा है, लेकिन इनकी स्पेलिंग्स और इनके मीनिंग्स अलग अलग हैं। तो कुछ सेंटेंसेस के थ्रू और कुछ पिक्चर्स के थ्रू इसे हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आपका पहला सेंटेंस लिखा है टेल मी द प्रिंसिपल रीजन बिहाइंड दिस। तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं, टेल मी द प्रिंसिपल रीजन बिहाइंड दिस। तो जब मैं कहता हूं टेल मी द प्रिंसिपल रीजन बिहाइंड दिस, तो मैं कहना चाहता हूं टेल मी द मेन रीजन बिहाइंड दिस, टेल मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड दिस।
तो जब मैं इस प्रिंसिपल की बात करता हूं PAL, इसका एक मतलब निकल के आता है मेन या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां पे मैं इस प्रिंसिपल को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये यहाँ पे प्रिंसिपल रीजन लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल जो है इसका मतलब है मेन या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, PAL से जो एंड होता है। तो एक तो हम ये जान लेते हैं कि जब ये एडजेक्टिव फॉर्म में होता है, एडजेक्टिव फॉर्म में कैसे हुआ, यहाँ पे रीजन जो है वो नाउन है और ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये वर्ड, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। और जब प्रिंसिपल एडजेक्टिव फॉर्म में होता है तब इसका मतलब होता है मेन या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब ये तो यहाँ पे गलत लिखा है, प्रिंसिपल रीजन ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अब दूसरा मतलब भी जान लेते हैं प्रिंसिपल का क्या होता है जब ये नाउन होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, इफ यू वॉन्ट टू लीव प्लीज आस्क द प्रिंसिपल। तो यहां आस्क द प्रिंसिपल से मतलब क्या है, प्लीज टेक परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस हो सकते हैं। तो यहां प्रिंसिपल का नाउन जब है तो इसका मतलब क्या है, हेडमास्टर या फिर हेड मिस्ट्रेस से है। तो यहां पे भी क्या लिखा जाएगा, PRINCIPAL। तो यहां पे ये जो है वो गलत है। तो प्रिंसिपल के आपको दो मतलब मिले, पहला मतलब जो है मेन या मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दूसरा मतलब जो है वो क्या है, हेडमास्टर या हेड मिस्ट्रेस से होता है। अब हम दूसरे प्रिंसिपल का मतलब समझ लेते हैं जिसकी स्पेलिंग एंड हो रही है PLE से। इसका मतलब हम जान लेते हैं। पहला सेंटेंस हम देख लेते हैं क्या लिखा है, यहां लिखा है न्यूटन डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन। और यहाँ प्रिंसिपल का जो मतलब है वो क्या है, वो यहाँ पे इसका मतलब है साइंटिफिक लॉ से। यहाँ साइंटिफिक लॉ से मतलब हो सकता है, और एक और मतलब जो है मोरल रूल से भी मतलब हो सकता है, जो कि आप दूसरे सेंटेंस में देख रहे हो, शी इज़ अ गर्ल विद स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे मतलब मोरल रूल से हो सकता है। तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल की सेकंड स्पेलिंग हम पढ़ रहे हैं PLE से जो एंड होती है, उसका मतलब साइंटिफिक लॉ हो सकता है या मोरल रूल हो सकता है। अब हम अपने तीसरे और लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से और टेल वर्ड्स को लेके है। इसे भी कुछ पिक्चर्स और सेंटेंसेस के थ्रू हम समझ लेते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है शी सेड दैट इट वाज माय लास्ट चांस, और यहाँ पे ग्रीन मार्क आप देख रहे हैं, बिल्कुल सही ये सेंटेंस है। लेकिन दूसरा सेंटेंस शी टोल्ड दैट इट वाज माय लास्ट चांस, ये गलत है। तो देखिए यहाँ लिखा है शी सेड दैट और यहाँ लिखा है शी टोल्ड दैट। तो ये गलत क्यों है ये समझ लेते हैं। क्योंकि टोल्ड के बाद या टेल के बाद हमें ऑब्जेक्ट का लगाना जरूरी है। मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूं शी टोल्ड मी दैट, वो सही होगा। तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे सेड को हम बिना ऑब्जेक्ट के भी लिख सकते हैं, इसलिए ये सही है। और ये आपका जो सेंटेंस है वो गलत है। ये बहुत से एग्जामिनेशंस में आपसे पूछा जाता है, इस तरीके का एरर जो है वो पूछ लिया जाता है। तो अब सही कैसे हुआ, अगर मैं यहां लिख देता हूं शी टोल्ड मी दैट इट वाज माय लास्ट चांस, अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया है। हाँ, कुछ भी लिखा जा सकता है, मी है, हिम है, हर है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे हो, लेकिन ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी होता है। अब हम देखते हैं हमारा ये सेंटेंस शी सेड मी दैट इट वॉज माई लास्ट चांस। अब ये गलत है, क्योंकि सेड के डायरेक्ट बाद हम यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट को नहीं लगा सकते। अगर मुझे ऑब्जेक्ट लगाना है तो मैं लगाऊंगा सेड टू मी, सेड टू मी लिख सकता हूं, लेकिन सेड मी तो क्या है, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो यहां सेड मी भी आपका गलत होगा। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन कंपेटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एरर पूछ लिया जाता है और यही एरर आ जाता है कि शी सेड मी दैट इट वाज माय लास्ट चांस। तो ये गलती यहीं पे है कि सेड मी वो है गलत। क्यों गलत है, क्योंकि सेड के बाद इस तरीके से डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट को नहीं लगाते हैं। शी टोल्ड मी दैट इट वाज माय लास्ट चांस बिल्कुल सही है, ये तो हम देख ही चुके हैं कि टोल्ड के बाद इस तरीके से ऑब्जेक्ट हम लगा सकते हैं। अब हम देखें इस सेंटेंस को, शी टोल्ड टू मी दैट इट वाज माय लास्ट चांस। तो ये भी क्या है,
ये भी यहाँ पे गलत है कि टोल्ड के बाद हमें यहाँ पे सीधा ही ऑब्जेक्ट को लगाना होता है। टू का यूज हम टोल्ड के बाद नहीं करते हैं। सेड के बाद टू का यूज किया जा सकता है। सेड के बाद हम सीधा ऑब्जेक्ट को नहीं लगाएंगे। टोल्ड के बाद टू का यूज नहीं होगा। टोल्ड के बाद हम ऑब्जेक्ट को सीधा ही लगाते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहां देख लेते हैं, आई टोल्ड द चिल्ड्रन टू गो अवे। तो कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि क्या ये टोल्ड द चिल्ड्रन, ठीक है, ये तो टोल्ड लिखा हमने और ये द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल सही है। तो टू से कनेक्ट टोल्ड को हम करते हैं नहीं, जैसे आई टोल्ड द चिल्ड्रन टू गो अवे। हाँ, हमने सुना है आई ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन टू गो अवे, रिक्वेस्टेड द चिल्ड्रन टू गो अवे, और ऐसा तो हम करते ही हैं। लेकिन टोल्ड के बाद इस तरीके से क्या टू के कंस्ट्रक्शंस बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ टोल्ड का मतलब क्या हो जाता है? इंस्ट्रक्ट से या फिर ऑर्डर से हो जाता है। आई टोल्ड द चिल्ड्रन टू गो अवे, जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो इस तरीके से हम टोल्ड का यूज भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि क्या चीजें सही हैं और क्या गलत है। सेड टू मी बिल्कुल सही होगा, मतलब अगर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है तो हमें सेड के बाद टू यहां लिखना पड़ेगा। टोल्ड मी बिल्कुल सही है, टोल्ड के बाद हमें सीधा ही ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। सेड दैट बिल्कुल सही है, अगर हम सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, हम लिखते हैं ही सेड दैट, बिल्कुल सही है। और अगर हम इस तरीके से लिखते हैं सेड और उसके बाद कोई हम डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं ही सेड आई एम गोइंग, तो वो भी सही है। तो सेड टू मी सही है, टोल्ड मी सही है, सेड दैट सही है और सेड इस तरीके से सही है। अब हम यहां देखें गलत क्या है। टोल्ड टू मी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि टोल्ड के बाद हम इस तरीके से टू का यूज नहीं करते हैं। और सेड मी गलत हो जाएगा, क्योंकि सेड के बाद सीधा ही ऑब्जेक्ट को यूज हम नहीं करते हैं। टोल्ड दैट भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि टोल्ड के बाद हमें यहां ऑब्जेक्ट का लगाना जरूरी होता है। और इस तरीके से भी हम नहीं लिख सकते ही टोल्ड आई एम गोइंग, क्योंकि टोल्ड के बाद फिर क्या आना चाहिए? कुछ ऑब्जेक्ट तो आना ही चाहिए। इससे ही रिलेटेड जो है वो बहुत से क्वेश्चंस आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं और हो सकता है आप इसमें गलती कर दें। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो अब तो गलती नहीं होने वाली है। अब कुछ आपके स्किल को हम देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप कर पाते हैं। ये देखिए, ये लिखा है ही इज प्रेजेंटली स्लीपिंग। तो यहाँ पे प्रेजेंटली का मतलब क्या है? नाउ है या सून है? आपको समझ आ गया होगा कि इसकी जो पोजीशन है वो क्या है? मिड पोजीशन है। और मिड पोजीशन पे आपको मतलब भी पता है कि क्या होता है, नाउ से होता है। तो यहाँ पे है ही इज नाउ स्लीपिंग, ही इज नाउ स्लीपिंग। और यहाँ लिखा है शी विल गो देयर प्रेजेंटली, तो इसका मतलब हुआ शी विल गो देयर सून। एंड पोजीशन पे है तो इसका मतलब यहाँ सून से होगा। और यहां लिखा है आई हैव माई ओन प्रिंसिपल्स और दिस प्रिंसिपल्स। कौन सा प्रिंसिपल्स लगने वाला है? क्योंकि आप रूल्स की बात कर रहे हैं तो रूल्स का मतलब तो ये होगा आई हैव माई ओन प्रिंसिपल्स। और इसी तरीके से शी टोल्ड दैट शी वॉज इल, ये सही है या गलत है? तो आप देखें कि टोल्ड के बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? दैट को यूज कर दिया डायरेक्ट, और यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। और ये तो सेंटेंस क्या है? गलत है। शी टोल्ड मी दैट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, बट शी टोल्ड हम सीधा नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट हमने नहीं लिखा है। इसी तरीके से ही सेड मी दैट ही वॉज बिजी, तो ही सेड मी ये यहाँ पे गलत हो गया। हाँ, ही टोल्ड मी मैं लिख सकता था, और सेड के बाद इस तरीके से सीधा ही मैं ऑब्जेक्ट को नहीं लिख सकता, इसलिए ये गलत है। बहुत ही छोटे छोटे रूल्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सब बातें अच्छे से समझ आई होंगी। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो इंग्लिश को बहुत ही ईजी वे से सीखना चाहते हैं। Thank you very much and have a wonderful day.